हाँ शुरू कर दिया, और यहां से लेके यहां तक इस वाले ग्राफ को उल्टा करोगे तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन शेप्स को याद रख सकते हो, ठीक है। नए ग्राफ की तरह ट्रीट मत करना यार, सिंपल सा मन में साइन एक्स का ग्राफ सोचना, लाइन ड्रॉ कर लेना सबसे पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद पॉइंट फिक्स कर लेना। वो कौन से पॉइंट है, 0 पाई, ये जितने भी लाइंस जहां पे कट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन बना लेना और फिर इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना। क्लियर है? इसमें कुछ और ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, बस इस तरीके से याद रखिएगा। मैंने भी इसी तरीके से याद रखा है तो कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि ग्राफ को यहाँ मतलब कि ये वाला जो यू शेप बना हुआ है ये एक साथ रहेगा या गैप किस तरीके से मेंटेन होगा एंड सो ऑन। तो हमेशा इस साइन एक्स की ग्राफ का हेल्प लेना कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, और सेम चीज अप्लाई होता है गाइस सेक एक्स के ग्राफ के लिए। सेक एक्स का ग्राफ भी क्या है, देखो ये व्हाइट कलर का जो बना हुआ है बोल्ड में, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, और सेम वही सारी चीजें कर कर हमें सेक एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगेन इस पॉइंट पे इसको लेकर यहाँ पे ग्राफ को यहाँ रिवर्स किया गया, फिर ये वाले ग्राफ को लेके यहाँ रिवर्स किया गया एंड सो ऑन। इस तरीके से ग्राफ को बस मेमोराइज करने के लिए मैंने वो डिस्कशन किया है। अगर आपको किसी भी तरीके से याद रहता है वेल एंड गुड। ग्राफ याद रखना क्यों जरूरी है, एक तो ग्राफ से आपको सीधा डोमेन रेंज दिख जाता है, और दूसरा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई में जो कि ग्राफ यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ के ऊपर एक प्रॉपर क्लास रखना पड़ेगा हम लोग को 5-7 घंटे का। यस आदर्श, यू कैन से मिरर इमेज बन रहा है, राइट, फिक्स इंटरवल्स में मिरर इमेज बन रहा है कॉसेक के केस में एंड सेक के केस में। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को अवंती के मॉड्यूल से बाकी ग्राफ बनाने के लिए, बाकी ग्राफ देखने के लिए बोला था, राइट। तो एक जैसे कि हमारे पास है मॉडुलस वाला, तो मॉडुलस का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से एंड इस तरीके से। इस ग्राफ की खासियत क्या हुई कि ग्राफ का कोई भी हिस्सा y एक्सिस से नीचे, x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा, तो इसीलिए मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहाँ पे डोमेन क्या है ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बस फटाफट एक बार लिख लो r। लेकिन रेंज क्या होता है, ग्राफ से देखो, ग्राफ से देख के क्या लग रहा है कि यहाँ ये कौन सा पॉइंट है, y इज इक्वल टू 0, फिर ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे y हर जगह पे पॉजिटिव होगा। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। इधर भी देखो, यहाँ क्या है, यहाँ x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। डोमेन का मतलब क्या होता है, x की सारी वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होता है, y की सारी वैल्यू। तो यहाँ देख के y को क्या लग रहा है कि इस साइड में भी y ऊपर जा रहा है, इधर भी y ऊपर जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली क्या है, 0 से लेके इंफिनिटी, 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ये तो हमारा सिंपल सा ग्राफ है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, नाइट फोकस। ये जो ग्राफ बना है दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ होता है। अब मॉड एक्स आपको पता है ना कि कभी भी उसका जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव नहीं होता। इनफैक्ट मॉड एक्स की अगर बात करें तो उसका कैसे लिखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 and y is equal to minus x if x is less than 0। अब इसका सिंपल सा लॉजिक देखो भाई, क्या है यहाँ पे फंडा ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन है y is equal to x का, ये वाला लाइन है y is equal to x का, और ये इतना जो लाइन है ना, इतना लाइन, ये वाला लाइन है y is equal to माइनस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, एक और चीज, जब आप खुद से y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा बनता है, मतलब प्रॉपर 45 डिग्रीज में फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हैं प्रॉपर 45 डिग्रीज में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम मॉड ले रहे होते हैं
और जिसमें मॉड नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला जो हिस्सा है ना, इतना हिस्सा ये रब हो जाता है। क्लियर? तो जब मैं लिख रहा हूँ ना y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा पार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे y इक्वल टू एक्स बनाना है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं यार, तो क्या दिख रहा है आपको कि इतना हिस्सा किसके लिए है, पॉजिटिव x के लिए, लेकिन इतना हिस्सा किसके लिए है, नेगेटिव x के लिए। और अगर ये डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू x है। इसीलिए इस ग्राफ में हमने पूरा नहीं ड्रॉ किया, हमने ये पार्ट को रब कर दिया। क्यों रब किया? क्योंकि ये नेगेटिव x में आ रहा था। ठीक है, क्यों रब किया? क्योंकि ये नेगेटिव x में आ रहा था और हमको पॉजिटिव x में ही y इज इक्वल टू x होगा। अब बात करें, अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इनफैक्ट एक, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने वेबसाइट देखी थी डेस्मोस, उस पे चीज दिखा देता हूँ। ये ग्राफ मतलब मेरा सिंपल सा जो कोशिश है कि ये डेफिनेशन का इस ग्राफ से क्या लेना देना है, ये आपके दिमाग में पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जिनको क्लियर नहीं होता वो डोमेन रेंज के अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाते या ग्राफ वाला पार्ट नहीं कर पाते। आदर्श, दिस एक्सप्रेशन इज शोइंग दैट x अगर पॉजिटिव है तो ये लाइन बनेगा, x अगर नेगेटिव है तो ये लाइन बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो फंक्शन है उसमें y हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। ये चीज आदर्श शो कर रहा है। ओके, अच्छा एक बार आप लोगों को ये देखिए, स्क्रीन पे वो डेसिमल्स दिख रहा होगा। यहाँ पे जब भी मैं कोई इक्वेशन टाइप करता हूँ ना, तो उस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। ओके, ये देखो सिंपल मैंने x टाइप किया, x टाइप किया तो क्या हुआ, एक ग्राफ आ गया, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। सर इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ ठीक है, देखो इधर मैं कोई भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट, लाइन के ऊपर कहीं पे भी मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखो क्या दिख रहा है अभी आपको, उसके कोऑर्डिनेट। हाँ क्या है कोऑर्डिनेट्स बताओ एक बार। 30.2 30.2 30.2 30.2। ये क्यों सेम क्यों दिखा, क्योंकि ग्राफ किसका बनना है, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x जो भी डालोगे y भी उसी तरीके से बाहर निकलेगा। ठीक इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो क्या है -29.3 कॉमा -29.3। अगेन क्यों, क्योंकि मैंने जब x डाला -29.3 तो y भी उसी तरीके से बाहर निकल कर आया। अब ये ग्राफ है सिंपल से y इज इक्वल टू एक्स का। अगर मैं इसको -x कर दूं तो देख सकते हो कि बस क्या हुआ, 90 डिग्री रोटेट करके। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू -x का मतलब क्या समझ रहे हो कि अब अगर x को पॉजिटिव डालोगे तो -x के कारण y नेगेटिव निकलेगा, एंड सिमिलरली जब x को नेगेटिव डालोगे तो -x के कारण नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव y निकल कर आएगा। इसीलिए अब जो ग्राफ है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जैसे यहाँ किसी पॉइंट पे क्लिक किया तो पॉइंट दिख रहा होगा आपको -50, 50। जब मैंने -50 का इनपुट दिया तो माइनस ऑफ -50 बन गया +50। नीचे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें 50.8 -50.8, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 50.8 का और आउटपुट निकल कर आया -50.8, क्योंकि ग्राफ था -x का, राइट। सो अब जैसे कि तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको कि अभी जैसे मैंने y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाया तो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में भी था, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी था, लेकिन mod x का जो ग्राफ है उसमें सिर्फ वो सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, और -x का ग्राफ आपको कितना तक बनाना है, उतना तक ही बनाना है जहां पे x नेगेटिव है। तो इसीलिए इतना हिस्सा में तो हमारा x पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए ये वाले पार्ट को रद्द कर दिया जाता है। y इज इक्वल टू -x में हम पूरा नहीं बनाते, हम खाली इतना बनाते हैं। सिमिलरली y इज इक्वल टू x में इतना बनाते हैं। तो आई होप अभी आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया हो कि ग्राफ क्या चीज बता रहा है। क्लियर है ये चीज, y इज इक्वल टू x में सिर्फ इतना क्यों ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू -x में इतना क्यों ड्रॉ किया, आया समझ में अच्छे से। आदर्श को उस वेबसाइट के ऊपर
एक कोई अननोन इक्वेशन टाइप करके देखना है। चलो आदर्श उसे एक बार देख ही लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, लोगों को भी दिख जाएगा। देख रहे हो ये क्या बना है, sin x का ग्राफ बना है, जूम करना पड़ेगा पूरा। चलो थोड़ा सिंपल सा करते हैं, 2x + 7, ठीक है, 2x + 7। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो 2x + 7 का ग्राफ बनाया, तो देखो ये x एक्सिस पे कहाँ कट किया है, -3.5, 0। पुट भी कर लो इक्वेशन में, अगर आप -3.5 पुट करोगे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है 0,7। 0,7 पॉइंट होने का मतलब क्या है, x 0 रखोगे तो y 7 आएगा, वो भी सही है। 2x + 7 में जब x 0 रखोगे तो y 7 आ जाएगा, ठीक। मन की तमन्ना पूरी हो गई होगी। It helps in checking our answer. चलो तो गाइस ये था mod x का ग्राफ, ठीक है। इसमें तो आई थिंक ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जो कुछ अच्छे जो ग्राफ है ना, जो आपको लॉजिकली समझना है, mod x का तो मीनिंग समझ में आ चुका होगा क्योंकि हमने इनइक्वालिटी मॉडुलस में भी किया था। लेकिन जिन ग्राफ में आपको दिक्कत हो सकती है वो आता है सबसे पहले ये x को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में इसको GIF भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका डेफिनेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। थोड़ा सा ये गाइस सेशन जो रहेगा थोड़ा हेक्टिक रहेगा, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर डालेगा, बट जैसे मैंने बोला कि टॉपिक भी उसी टाइप का है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x मतलब क्या है, मान लो मैं यहाँ पे एक इनपुट दे रहा हूँ 2.5 का, तो डेफिनेशन को समझो। डेफिनेशन क्या रहा है कि अगर हम 2.5 का इनपुट दे रहे हैं ना, तो आउटपुट कैसा निकलना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए एक वो इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, जो कि इस x के बराबर हो या x से छोटा हो। अगर अब देखो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा एंड सो ऑन। बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, लेकिन हमको इन सब में से कौन सा पिक करना है, हमको पिक करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है 2। तो इसीलिए GIF ऑफ 2.5 क्या होगा, GIF ऑफ 2.5 हो जाएगा 2, ठीक है। एक और हाँ आदर्श, और इक्वल टू भी तो बोल रहा है। हाँ और इक्वल टू, अब ये क्या इंटीजर है, नहीं ना, इसका आउटपुट इंटीजर ही आना चाहिए। अब देखो आदर्श, जैसे कि ये लिया हमने 2 लिया, अब 2 इंटीजर है, तो अब अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो x के बराबर एंड x से छोटे इंटीजर्स को पहले लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये खुद इंटीजर है तो अब हम इसको लिख सकते हैं, 2 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, -1 लिखा एंड सो ऑन। अब इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सबसे बड़ा इंटीजर है 2, राइट। तो फिलहाल क्या दिखा हमको कि 2.5 का GIF निकाला वो भी 2 है, 2 का GIF निकाला वो भी 2 है। सर नेगेटिव लेके चलिए ना, नेगेटिव लेके चलो, मान लीजिए -2.5, ठीक है। अब -2.5 का इंटीजर नहीं है तो हमको इससे छोटे इंटीजर लिखते हैं। -2.5 से छोटा इंटीजर बताना, -2, वेरी गुड, मैथ्स गया तेल लेने। -3.5। अच्छा ये तो इंटीजर का -3 -4। देखो जब मैं इससे छोटे इंटीजर्स या इसके बराबर इंटीजर देखता हूँ, एक बार नंबर लाइन पे आ जाओ, जिनको डाउट हो रहा है, अगर ये -2.5 है तो -2.5 किन के बीच में आएगा, वो आएगा -3 और -2 के बीच में, राइट। अब इसके तो हम लेफ्ट में जाएंगे ना, जब हम छोटे इंटीजर्स को देख रहे हैं, तो -3 होगा, फिर -4 होगा, -5 होगा एंड सो ऑन।
तो -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? -3। -3। तो इसीलिए इस केस में हमारा GIF ऑफ -2.5 क्या है? इट इज -3। लॉजिक समझ में आया क्या? यस आपको सर। सिंपल सा क्या करना है, यस सर। उस वैल्यू को देखना है। अगर वो वैल्यू खुद इंटीजर है तो आउटपुट वही आएगा जैसे हमको इस केस में दिखा। लेकिन अगर वो वैल्यू इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा में जो सबसे पहले आपको इंटीजर दिखा वही आपका आउटपुट होगा। ठीक है? और डेफिनेशन समझ में आया तभी जाकर उसका ग्राफ समझ में आएगा। मैंने ट्राई किया था डेस्मोस पे, लेकिन डेस्मोस में इसका ग्राफ नहीं बन रहा था। चैट में इतने सारे मैसेजेस। आदर्श अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है आदर्श। अभी तो सिंपल सा प्यारे प्यारे ग्राफ है जिसका सिंपल सा आपको डेफिनेशन पता चला, अभी शुरुआत होगी। डेफिनेशन अच्छे से समझ जाओगे तो आगे इजी लगेगा। ओके, तो आई होप गाइस किसी को डेफिनेशन में दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो सर। बाकी लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दो। अंजन, आनंद, रवि शंकर कुमार सिंह। रवि शंकर सिंह लिखते थे यार, शंकर कुमार सिंह लिख रहे हो। रवि क्लियर है? चलो, तो अब मैं इसका ना ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ग्राफ पता है क्या किसी को? देखा था किसी ने? एक काम करो तो थोड़ा सा आपके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आए ग्राफ ड्रॉ करने का। आपने अवंतिका मॉडल से अगर पढ़ा है तो मुझे पता चल जाएगा। चलो आनंद, अपने नोटबुक पे ना ग्राफ ड्रॉ कीजिए, फिर अपने फोन का वीडियो जो है वो ऑन करके आप सबको दिखाओ ग्राफ कैसा होता है। तब ऐसे ही पता चलेगा कि आपने ग्राफ याद किया। फटाफट आनंद जल्दी करो। बाकी लोग भी रेडी हो जाओ। शिवम आता है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आता है आपको? नो? आनंद ड्रॉ कर रहे हो? तब तक मैं सबसे मुश्किल काम कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस बना लेता हूँ और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। कर रहे हैं सर, 1 मिनट। ओके। बाकी लोग अगर आपको पता है तो एक बार खुद भी बिना कोई बुक वगैरह में देखकर इसका ग्राफ बनाओ। बार बार बनाकर ही दिमाग में फिट बैठेगा ये। सर किसका बनाना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, रुको रुको। आनंद, मैं, हाँ आनंद चलो कैमरा ऑन करके बुक पे रखना सीधा, ठीक है? सब कोई देख रहे हैं अभी आपको?
ये लो ग्राफ, लाइट बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ देखो, ऐसे थोड़ी टाइम के लिए होल्ड करो, देख सकते हो गाइस, उसने थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलो ठीक है ठीक है, उसने ग्राफ सही बनाया है। ओके गाइस देखिए ग्राफ कैसा था ना, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखते हैं। अगर मैं बात करूं 0.9, अगर मैं बात करूं 0.5, 0.9 का GIF क्या होगा, वो भी 0 आएगा, 0.5 का GIF भी 0 होगा, और 0 का GIF भी 0 ही होने वाला है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अच्छा 1 का GIF क्या होगा, 1 का GIF होगा 1। तो अगर मैं इस साइकिल को देखूं, ठीक है, इन इनपुट्स को ध्यान से देखूं, तो 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 0 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज एक्सेप्ट 1 को छोड़कर 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज अगर इंटरवल वाइज शो करूं तो ऐसे 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट 1, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है 0, राइट, इन सब का आउटपुट क्या है 0। तो ये सारे पॉइंट किसके हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट है, और उसमें आउटपुट आएगा 0। आउटपुट 0 आने का मतलब क्या है, y0। अब कभी भी कोई पॉइंट में अगर y0 होता है, मेरा वीडियो ऑफ हो गया है, तो सॉरी। अच्छा अभी तक मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, दिख रहा था लेकिन छोटे में दिख रहा था सर। अच्छा तो 0 का 0.5, 0.9, 1, इन चारों का अगर हम GIF निकालते हैं तो इन तीनों का GIF तो 0 ही आएगा, लेकिन 1 का GIF 1 आ रहा है। तो इसमें जब GIF का अगर आपको डेफिनेशन समझ में आया है, देखोगे कि 0 से लेके 1 तक, 0 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन, मतलब 0 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज ले लीजिए, 1 को बस छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ देंगे और बाकी सारी वैल्यूज लोगे। अगर उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट कितना आ रहा है, वो आउटपुट आ रहा है हमारा 0। और आउटपुट 0 मतलब फंक्शन में आउटपुट 0 का मतलब क्या है, y0, ठीक है। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में y0 होने का मतलब होता है पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करना। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ इस तरह, यहाँ पे इस लाइन में ये जो 1 है ना, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए 1 के ऊपर बनेगा एक छोटा सा ओपन सा, ठीक है। और ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि आप इसमें से कुछ भी इनपुट रखोगे, 0 से लेके 1 तक का कुछ भी इनपुट रखोगे, वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, और x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट है 0, उसका y कोऑर्डिनेट है 0, ओके। देन अब आते हैं, इतना हिस्सा समझ में आया आप सबको, क्या ग्राफ का इतना हिस्सा समझ में आया, 0 से लेके 1 तक का कोई भी पॉइंट रख रहे हैं, 1 पे ओपन है, तो उसका जो ग्राफ बन रहा है, इतना ग्राफ, उस ग्राफ सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए इतना हिस्सा जो है ग्राफ का वो ठीक x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ओके। अब आगे देखते हैं, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। वन 1.9, 1.5, 2, अब यहां क्या है, अगर सेम लॉजिक से आगे भी चले, यस आदर्श, इसका जो ग्राफ है ना, वो मैं एक प्रॉपर और डेफिनेशन भी थोड़ा लिख दूंगा, बट इसमें क्या है कि एक एक यूनिट का इंटरवल, जैसे आदर्श ने बोला, एक एक यूनिट का इंटरवल के अकॉर्डिंग में ग्राफ जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। बाकी आपको दिख जाएगा कि रिपीटिशन भी है, कुछ पैटर्न का रिपीटिशन है। तो अब देखो y का रिलेशन क्या है, क्या x और y का रिलेशन, x और y का रिलेशन बस ऐसा रहेगा कि y is equal to x when x is
lying between 0 to 1. 0 to 1 में सीधा वो नहीं लिखेंगे ना, ये थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, इसको लिखेंगे, ये पार्ट दिख रहा है, हाँ। सो y is equal to 0 when x is lying between 0 to 1. y is equal to 1 when x is lying between 1 to 2. 1 पे ये इस तरीके का ग्राफ एक तरीके से हम बना रहे हैं। सर क्या ये चीज समझ में आया शिवम? यस सर। हाँ सर दर्शकों, इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चंस अगेन डोमेन रेंज वाले बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ ग्राफ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे होगा मान लो मॉड ऑफ समथिंग, उस साइड में साइन वगैरह कुछ दिया हुआ है, दोनों फंक्शंस को इक्वल दिया हुआ है और पूछा गया है कि x का कौन सा कॉमन इंटरवल होगा जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो वहां पे फिर हमको ग्राफ से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है, आगे की चीजें अगर करनी है अच्छे से, जितने भी फंक्शन थे उनका ग्राफ आपके दिमाग में एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए और उसका डोमेन रेंज ग्राफ कैसे बना और डोमेन रेंज क्या है वो जानना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से शिवम ग्राफ आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब अगर हम एक इंटरवल पीछे जाएंगे तो -1 आएगा, आगे जाएंगे तो 2 3 4 एंड सो। सो बेसिकली इस केस में अगर देखूं तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक का कोई भी पॉइंट अगर डाल रहे हैं जिसपे 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 पे ओपन ब्रैकेट है, तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है? उस केस में हम देख सकते हैं आउटपुट आएगा 1, ठीक है। 2 पे 2 इंक्लूड नहीं कर रहे ना, 2 पे ओपन ब्रैकेट है, तो उस केस में मतलब हमको क्या पता चला? y 1 आया। तो इसके जितने भी पॉइंट हैं इन सारे पॉइंट के लिए सिंगल आउटपुट है, वो है 1। तो अब 1 तो यहाँ दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा अगर मैं डॉटेड लाइन पहले बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाए। अब 2 पे मेरा ओपन सर्कल है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि यहां से लेके यहां तक का कोई भी x का पॉइंट रखोगे तो उसके लिए y क्या है? उसके लिए y आएगा सीधा 1। और x कहां से कहां तक? तो x है 1 से लेके 2 तक, जिसमें 2 पे क्या है? ओपन सर्कल है, 2 पे ओपन सर्कल है। यस आदर्श, ये सारे बेसिक्स है। क्लियर है गाइस? अब अगर ये समझ में आ गया है आप लोगों को तो मैं इसी तरीके से अब इस ग्राफ को कंप्लीट कर सकता हूं। अब ये क्या हो जाएगा? अब 2 के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन बन जाएगा और इधर ओपन सर्कल होगा, फिर आगे भी इस तरीके से बढ़ेगा, ओपन सर्कल हो जाएगा। इस तरीके से चल रहा है और ठीक। सर हर एक यूनिट बढ़ाने पे y का वैल्यू इंक्रीज। हाँ देखो, जैसे कि अगर मैं 1 से लेकर 2 तक का कोई भी वैल्यू रखूंगा तो उसमें आउटपुट हमेशा 1 आएगा। 2 से लेकर 3 तक का कोई भी वैल्यू रखूंगा जिसमें 3 नहीं आता तो उसके इसमें आउटपुट 2 आएगा। इसीलिए 2 से लेकर 3 तक का कोई भी x का वैल्यू डाल रहा हूं तो उसके लिए y क्या है? 2 है। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ का शेप होता है ना वो ये है। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? y = 5 है, इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट कांस्टेंट है। तो 2 से लेके 3 तक का कोई भी पॉइंट अगर रख रहे हैं, 2 से लेके 3 तक का कोई भी पॉइंट रख रहे हैं 3 को छोड़कर, तो उसके लिए जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है। इसलिए जो ग्राफ का शेप है ना वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, इसीलिए इसका जो ग्राफ का शेप आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है? कांस्टेंट फंक्शन है इसीलिए। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे तो यही बनवाया जाता था, x = 5 का ग्राफ बनाइए, y = 2 का ग्राफ बनाइए। तो उस केस में वो सारे लाइंस क्या होते थे? एकदम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन बनते थे, राइट? सो अब यहाँ पे ये भी इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पे ओपन सर्कल आ जाएगा, ये इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पे ओपन सर्कल आ जाएगा, इस तरीके से ये चलते रहते हैं, ठीक है। ठीक से देखोगे तो सीढ़ियों की तरह बन रहा है ना, सीढ़ियों की तरह, इसीलिए इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या होता है ये सब चीजें हम वैसे थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बट सीढ़ियों की तरह दिख रहा है इसलिए इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन, तो डोमेन में कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो x का वैल्यू जो आपका है। तो इसीलिए इसका डोमेन क्या है? R। लेकिन इसका रेंज क्या है?
आउटपुट कैसा आ रहा है, तो डेफिनेशन ही बोल दिया है कि आउटपुट हमेशा इंटीजर आना चाहिए, इसीलिए इसका रेंज में क्या है, रेंज आता है z। z क्या है, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो लोगों को नहीं समझ में आता जनरली कि अच्छा ये ऐसा शेप क्यों बना, इसीलिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और इसी तरीके का फंक्शन है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसको भी अभी फटाफट खत्म करते हैं और फिर डोमेन रेंज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां तक सब क्लियर है, शेप समझ में आ गया, याद रहेगा ना कि ये ऐसा ही क्यों बना, किसी को डाउट तो नहीं होगा अब? आदर्श, आनंद, अंजन, आशमी? नो सर। ओके, जहां भी दिक्कत होगा प्लीज बताना, क्योंकि ये शेप्स का हाँ आनंद बोलो। ये शेप्स का लॉजिक जो है वो हमेशा दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग सीधा ऐसे याद रख लेते हैं, इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए और इसका डोमेन ये है, रेंज ये है, बट दिक्कत यही हो जाती है कि क्योंकि उनको लॉजिक नहीं पता रहता ना, तो बहुत बार वो शेप्स गड़बड़ कर देते हैं, तो वो चीज यहाँ पे टेक केयर हो जाएगी। अब अगला है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है बताना? एकदम प्रॉपर रोबोट के टाइप में आवाज आई है। एग्जैक्टली, चैट में शिवम ने भी बता दिया 0 से 1। क्या 1 पे ओपन रहता है या क्लोज रहता है? क्लोज। क्लोज, ओके। तो लेकिन उस केस में क्या बोलते हैं कि अगर वो 1 है तो फिर हम उसका फ्रैक्शन तो नहीं ले रहे होते ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक चीज में से उसका कुछ हिस्सा निकालना है, ठीक है। जैसे केक आता है, केक का एक स्लाइस काट कर निकाले तो दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ केक। जब पूरा केक दिख रहा होता है तो हम नहीं कहते कि दिस इज सम फ्रैक्शन ऑफ केक, क्लियर। तो जनरली जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वो एक चीज का कुछ हिस्सा होता है। अब तो क्योंकि आपको फ्रैक्शन का आइडिया है तो अब इसका ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए गाइस, ये शेप क्या था कि नहीं? हाँ सर तो 1 क्लोज होगा कि नहीं?